हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 समझ रहे थे। कंटिन्यू। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और प्लांट क्या क्या बनाता है? यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने जस्ट अभी सुना है कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है सॉरी वह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलकर बना हुआ होता है। These are used to synthesize other components of food such as the protein and the fats. ये इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके और भी चीज़ें हमारे प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, जैसे प्रोटीन, फैट्स एंड अदर थिंग्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। पर आपको पता है कि प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस है जो असल में नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? आखिर प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है? रिकॉल दैट द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है। तो आपको तो ये लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट जो है ले सकते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, लेकिन ऐसा प्लांट नहीं कर सकते हैं। हावेवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर प्लांट अनफॉर्चुनेटली प्लांट एयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के पास में कुछ बैक्टीरिया होता है जो इस गैसियस नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उसको उस फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको ले सकता है। नाइट्रेट के फॉर्म में वो चेंज कर देता है। आगे इसमें आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ोगे। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। और जब यही नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है तो वो सॉइल के द्वारा पानी से होते हुए पूरे प्लांट तक पहुंच जाता है। एल्सो यू माइट हैव सीन दैट द फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन द नाइट्रोजन टू सॉइल। कई बार सॉइल में नाइट्रोजन की कमी जब होती है तो फार्मर्स उसमें सब नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जो है ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। इस तरीके से कोई भी प्लांट अपने रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत जितनी नाइट्रोजन की होती है वो चाहे या तो एटमॉस्फेयर से, सॉइल में जा करके, या फिर डायरेक्ट फर्टिलाइजर से वो इसका यूज कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। उसकी हेल्प से फिर प्लांट प्रोटीन एंड विटामिन का निर्माण कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से देखा कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह है वो कैसे निर्माण करते हैं नाइट्रोजन की मदद से। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। They cannot synthesize food, पर वो खाना नहीं बना पाते हैं। How do they survive? आखिर जब वो खाना नहीं बनाते तो सर्वाइव कैसे करते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि वो ऑटोट्रॉपिक एनिमल है, प्लांट्स हैं। तो वो आखिर खाना नहीं बनाएंगे तो आखिर वो किस पे कैसे, उनको फूड कहाँ से मिलेगा? तो आखिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से पाएंगे? ह्यूमन बीइंग और एनिमल की तरह प्लांट्स जो है खाने पर डिपेंड होते हैं। वैसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो हमारी तरह ही दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं खाने के लिए। दे आर, और वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे और वैसे प्लांट को हेट्रोट्रॉपिक प्लांट कहेंगे। लुक एट द फिगर 1.5। आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हैं। ये एक प्लांट है कस्कुटा। इसके बारे में ही हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Do you see the yellow wiry branches structures twining around the stems and the branches of the tree? आप देख रहे होंगे इस पे येलो कलर की जो ब्रांचेस नज़र आ रही है ट्री पर, ये क्या है? ये एक पूरे के पूरे प्लांट में फैली हुई है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड द कस्कुटा, अमरबेल। इसका नाम है कस्कुटा, जिसको हम लोग हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। ये देखिए, ये येलो कलर की है ना, ये देखिए आप इस पर फैली हुई अच्छी तरीके से, ये येलो कलर की है और इस पर क्लोरोफिल अपनी नहीं होती है। इट टेक्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। और ये करता क्या है? जिस प्लांट पे ये क्लाइंब कर रहा है उसी से वो डायरेक्ट खाना, वो जो खाना बनाया उसी को वो इंटेक कर लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पे, जैसे ये जो ट्री दिख रही है जिस पे ये येलो कलर की ब्रांचेस पूरे उससे खाना ऑब्टेन कर रही है, फूड ऑब्टेन कर रही है, वो उसका होस्ट कहलाता है।
सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और इससे जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वह उससे ले लेता है, इंटेक कर लेता है। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसलिए कस्कुटा, चूंकि कस्कुटा दूसरे प्लांट से इंटेक कर रहा है फूड को, इसलिए एक पैरासाइट कहलाएगा। निश्चित बात है पैरासाइट इसलिए कहलाएगा क्योंकि जब ये न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ले रहा है तो उसे ग्रो करने में तो कहीं ना कहीं ये कमी कर देगा, इसलिए वो पैरासाइटिक एज ए पैरासाइटिक का रोल करेगा। आर वी एंड अदर एनिमल्स एल्सो काइंड ऑफ द पैरासाइट, क्या हम लोग भी एक पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, तुमको इस बारे में सोचना चाहिए, क्या हम लोग भी पैरासाइट की तरह ही हैं? एंड लेकिन आप कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक है। डिस्कस विद योर टीचर। Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या तुमने कभी प्लांट के बारे में सुना है जो कि एनिमल खाते हैं? There are a few plants which can trap the insect and digest them. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं और इंसेक्ट हैं जो कि जो बहुत सारे प्लांट हैं जो इंसेक्ट खा लेते हैं और उसको डायरेक्ट डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? ये क्या अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और द सम अदर कलर्स, ऐसे प्लांट ग्रीन कलर के या कुछ दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। इसके देखेंगे हम लोग एग्जांपल। द पीचर प्लांट और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये देखिए पीचर प्लांट है जिसमें एक लीफ का ही अपेक्स पोर्शन जो है वो जग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड द क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर प्लांट। देखिए इसमें जो ये लीड पोर्शन है, ये लीड पोर्शन क्या करता है? ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। एंड इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली इनवर्ट्स। एक्चुअली ये अंदर में यहाँ पर की तरफ कुछ हेयर्स होते हैं इसमें जो कि अंदर की तरफ होते हैं, इनवर्ट्स डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट उसके पीचर प्लांट के ऊपर लैंड करता है वो जो लिड है अपने आप, उसकी जो ढक्कन है वो लिड है वो अपने आप क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर ही इंटेंगल्ड हो जाता है, उसके हेयर्स के बीच में फंस के रह जाता है। एंड द लीड क्लोज, और लीड जो है क्लोज हो जाती है। इंसेक्ट अंदर ट्रैप्ड हो गया है, अंदर फंस गया है। एंड द इंसेक्ट इज द डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, और जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस क्रिएट की जाती है, सीक्रेट की जाती है, उसके द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है पीचर प्लांट के द्वारा के इस पीचर लाइक स्ट्रक्चर्स में। और इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। इंसेक्ट के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे सच इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स को हम लोग इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from soil? अब एक बात सोचने वाली है, अगर प्लांट सॉइल से सारा न्यूट्रिशन उसे मिल ही रहा है तो क्या वो बाहर से इसे इंसेक्ट खाने की ज़रूरत क्या है? एक्चुअली जिन न्यूट्रिएंट्स की इन्हें ज़रूरत होती है वो हर चीज़ें उसे सॉइल के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति के लिए ही वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और यूज करता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मशरूम्स, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, फोटो दे रखे हैं इसके, जिसमें जो कि मार्केट में मिलते हैं, जो आप लोग वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं। यू मे हैव also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist soils or on the rotting wood during the rainy season। साथ ही साथ में बारिश के सीजन में आपने बहुत सारे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ जैसे कि वुड वगैरह अगर रॉटिंग हो रहे, सड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने गोल गोल स्ट्रक्चर देखा होगा। चलो देखते हैं कि इसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो सर्वाइव करने के लिए वो उसे वो कैसे यूज़ करता है, देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसे हम लोग समझेंगे। टेक अ पीस ऑफ द ब्रेड, यहाँ पे एक ब्रेड ले लेना है आपको, उसको मॉइस्ट कर देना है वाटर से और 2 और 3 दिन के लिए किसी डब्बे बंद करके डब्बे में रख देना है। आप 2-3 दिन के बाद जब आप उसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे स्मॉल पिचेस आपको ग्रीन कलर के उसके ऊपर नजर आएंगे। ये आपको माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा और उसके बाद तुम उसको जो पैचेस है उसके स्ट्रक्चर्स को और कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पीस के ब्रेड में आ जाएगी वो आप उसको देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसी भी ब्रेड के ऊपर, 3 दिन रखे हुए ब्रेड के ऊपर, जो आप देख सकते हैं ये एक फंगस है, ठीक है। तो फंगी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द फंगी। एक्चुअली जो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है ये है फंगी एंड दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है बिल्कुल। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। एक्चुअली ये जो फंगस है ये न्यूट्रिएंट्स इसी डेड चीज़ यानी ब्रेड क्या है, एक डेड चीज़ है, उससे ही ऑब्टेन कर रहा है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिससे कोई प्लांट या एनिमल
किसी डेड चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहा है, ठीक है, उसे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। फंगी आल्सो ग्रोज ऑन द पिकल्स। आपने देखा है कि फंगी जो है पिकल्स यानी कि जो मम्मी घर में अचार बनाती है उसके ऊपर भी ग्रो होती है। लेदर, क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स पे भी कई बार जब गर्मी के दिन होती है और ह्यूमिडिटी आती है तो ये इस तरह से फंगी ग्रो करने लगती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी। जब बारिश के सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को ये स्पॉइल कर देती है। दे आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द फंगी इन योर हाउस। तुम अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ करके घर में भी फंगी वगैरह आप देखने को मिल जाता है कई बार। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। एक्चुअली फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड द वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। जैसे ही वो किसी वार्म या गीली चीज़, नमी वाली चीज़ों पे गिर जाते हैं या फिर रुकते हैं तो अपने आप जर्मिनेट कर जाते हैं। यानी कि प्रॉपर कंडीशंस जैसे उससे रिक्वायर्ड होता है वैसे ही ये गेट ऑब्टेन होता है, वैसे ही वो ग्रो जर्मिनेट कर देते हैं और वो ग्रो होने लगते हैं। एंड तुम देख सकते हो कि किस तरीके, इसीलिए हम लोगों को कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मम्मी वगैरह गर्मी के सीजन में खास करके जितनी भी बची हुई लेफ्ट ओवर थिंग्स होती हैं खाने पीने की वो फ्रिज में रख दी जाए ताकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसे ना मिले और वो फ्रिज के अंदर उस टेम्परेचर में ग्रो नहीं हो पाती है। सच ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन द शेयर विद द शेल्टर एंड द न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ में शेल्टर और फूड को शेयर करते हैं। इसी रिलेशनशिप को, शेल्टर को या किसी न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, यानी कि तुम मुझे दो, गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बियोसिस कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जांपल कुछ फंगस जो हैं किसी बहुत सारे प्लांट के रूट के अंदर भी रहते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है जो कि रूट्स के अंदर होता है, जिससे वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स में रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स इनटू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड द वाटर एंड द सर्टेन एंड न्यूट्रिएंट्स। कई बार फंगस जब प्लांट के रूट के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है तो फंगस जो है प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, उसके बदले में फंगस उसे वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इनऑर्गेनिक लाइक एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है उसके पास में, जो कि एल्गी होती है। आप जाने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एल्गी एक क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि सेल्फ फूड बनाने वाली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। एंड फंगस, कई बार एल्गी और फंगस मिलकर के म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ में रहते हैं, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, फंगस उसके बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से दोनों का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आखिर न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में कैसे आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत फार्मर्स जो होते हैं अपने फील्ड में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स स्प्रेड करते रहते हैं, या गार्डनर्स भी अपने लॉन में बहुत सारे पॉट वगैरह में ये फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते रहते हैं। क्या आपने सोचा है क्यों? ये आपने ज़रूर जानते होंगे कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। कई बार सॉइल में इन मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी मात्रा किसी कारणवश कम हो जाती है। ये न्यूट्रिएंट्स अगर उन्हें प्रोवाइड तो करवाना है, प्लांट्स को चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और सॉइल में डाल देते हैं। तो इस तरीके से अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो प्लांट फिर से हेल्दी हो जाता है, उनके प्रॉपर रिक्वायरमेंट प्लांट की फुलफिल हो जाती है। ज़्यादातर क्रॉप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट। कई बार प्लांट लगाने से सॉइल के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है, अदर न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट में कमी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी जानते हो कि एयर में तो प्लेंटी ऑफ नाइट्रोजन है, जिसके कारण से लेकिन प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तो वो डायरेक्ट यूज़ कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन वह डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस में मैंने अभी तुरंत आपको एक नाम बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। नोड्यूल मतलब एक नोड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दाल वाली जो पौधे होते हैं, जैसे कि आप घर में दाल खाते हो, अरहर दाल, चना दाल है ना, नहीं और जो भी दालें हैं उन सब के रूट में एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ग्रो करता है। और वो जो बैक्टीरिया है उसमें एक कैपेसिटी है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वो ट्रैप कर लेता है, उसको
उस फॉर्म में चेंज कर लेता है जिसको प्लांट ले सकती है, यानी कि नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कर लेता है जिसको डायरेक्ट फिर प्लांट सॉइल्स के थ्रू ले लेती है। तो इस तरीके से होता क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर उसके रूट के प्लांट के द्वारा मिल दिया जाता है और साथ ही साथ में नाइट्रोजन जो है प्लांट को मिल जाता है। इस तरीके से ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ये दोनों जीते हैं और फार्मर्स को इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने देखा रिड्यूस द यूज़ ऑफ द नाइट्रोजनस फाइटोजी। अगर हम इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया अगर ग्रो करवाएंगे बीच में से, यानी कि अगर लगातार हम लोग 2-4 प्लांटिंग के बाद अगर हम लोग दलहन के पौधे यानी लेग्यूमिनस प्लांट जो है ग्रो करवाते हैं तो उसमें सॉइल में फिर से नाइट्रोजन की जो कमी है उसको फुलफ़िल कर दिया जा सकता है। प्लांट्स किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल और जो भी दाल आप खाते हो वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट ही होते हैं। इस तरीके से तो बच्चों ये चैप्टर हमारा बस अब एंड होने वाला है। आपने इस चैप्टर में ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप्स में के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ में हमने देखा कि कैसे अदर ऑर्गेनिज्म से भी कई बार प्लांट यानी पैरासाइटिक रिलेशनशिप भी होता है। और हेटरोट्रॉप्स इस तरीके से हमने ये भी देखा एनिमल्स जो भी होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं मोस्टली, जो कि ये अदर प्लांट या इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं खाना खाने के लिए। तो इस तरीके से हमने प्लांट के और एनिमल के बारे में बहुत, और हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा जो हेटरोट्रॉप्स नेचर के हैं। तो हम कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे। हमने ऑटोट्रॉपिक जान लिया, क्लोरोफिल जान लिया, हेटरोट्रॉप्स जान लिया, होस्ट प्लांट भी जान लिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है ये भी पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, पैरासाइट क्या होता है ये भी जाना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस भी हमने जाना, सेप्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉपिक एंड स्टोमाटा के बारे में भी हमने अच्छी तरीके से जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे भी मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि NCERT से रिलेटेड है और क्लास 7 की कंटिन्यू रखूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।